नमस्कार दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। जो कि 7 जनवरी को सहायक आचार्य का तीसरा पेपर जो है राजस्थान अध्ययन का वो आयोजित हुआ। और जैसा कि मैंने एक संभावना जताई थी 13 दिसंबर को भी जताई थी और एक 19 तारीख को भी जताई थी, क्योंकि मार्केट में हवा चल पड़ी थी कि पेपर टाइम पे होंगे नहीं। तब मैंने बच्चों को एक छोटी सी सलाह दी थी कि बिल्कुल टाइम पे हो रहे, और वैसा ही हुआ। पेपर बिल्कुल टाइम पे हुआ। कई बच्चों ने अपनी पढ़ाइयाँ छोड़ दी थी इस कारण से कि पेपर टाइम पे नहीं होंगे। और कई बार बच्चों ने ये भी प्रश्न किए थे, अब बच्चे तो नहीं रहे, वैसे विद्यार्थियों ने ये भी प्रश्न किए थे कि नई ज्योग्राफी पढ़ें या पुरानी पढ़ें। मैंने हमेशा से यही कहा था, पुरानी पढ़ते आइए आप, क्योंकि मोस्टली वही पूछी जानी है। तो पूरे पेपर में एक भी प्रश्न नई ज्योग्राफी से नहीं था, सारा कुछ वही था जो ट्रेडिशनली चला आ रहा था। जहाँ तक पेपर के लेवल की बात है, अच्छा लेवल था, संतुलित था। ज्योग्राफी थोड़ा हार्ड था, इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी कुछ फैक्चुअल प्रश्न थे, त्रुटि की संभावनाएं थी। इतिहास कंपैरेटिवली सरल था, संस्कृति भी ठीक सरल था, और पॉलिटी थोड़ा सा जैसा चलता आ रहा वैसा टफ था, और खेल का करंट भी थोड़ा टफ था। बाकी चीज़ें हालांकि ऑप्शन सरल थे। तो इस तरह से बड़ा मिला जुला सा पेपर था, जिसमें अगर आप मुझे ये पूछोगे कि सेफ स्कोर क्या है, तो मैं ये कहूँगा कि 40 वाला जो बच्चा है वो भी सेफ नहीं है, और 12-15 नंबर ला के भी सेफ है ना। इसका मतलब ये होता है कि इस पेपर में आप 40 ला के भी आगे फेल हो सकते हो, क्योंकि पूरी कहानी बाकी पड़ी है। 174 का मैटर बाकी है, 150 का सब्जेक्ट और 24 का इंटरव्यू। तो यहाँ पे कोई सेफ या सुरक्षित या असुरक्षित जैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ जो भी मार्क्स है, हाँ ठीक है, अगर अधिक मार्क्स होते हैं तो थोड़ा सा आगे इतना रहता नहीं है ना। लेकिन अगर किसी के कम अंक भी हैं तो भी वो इतना निराश ना हो, क्योंकि सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है हमारी भर्ती में टॉप 10 में एक ऐसा व्यक्ति था जिनके मार्क्स मेरे हिसाब से 15-17 नंबर ही थे 50 में से। बस सब्जेक्ट में ज़बरदस्त नंबर लेके आए, और टॉप 10 के टॉप 5 में था मेरे हिसाब से। तो बड़ी अच्छी सी रैंक आ गई थी उनकी। और 35-40 वाले भी फेल हुए थे, क्योंकि फिर सब्जेक्ट वो अच्छे से नहीं कर पाए, इंटरव्यू भी ठीक नहीं गया। तो मेरा मानना है कुछ भी सेफ नहीं है, सारा कुछ असुरक्षित ही है, क्योंकि अभी 2 चरण बाकी पड़े हैं। तो अधिक अंक हैं तो ज़्यादा गुरूर में ना रहें, क्योंकि आगे गुरूर टूट सकता है। 2 पेपर है, इंटरव्यू बाकी है। और अगर अंक कम हैं तो चिंता में ना रहें, क्योंकि अभी भी अवसर है आपके पास में। 174 की कहानी बाकी पड़ी है, आप थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के इस गैप को क्लियर कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट मेरे से ये पूछते हैं कि सेफ क्या है और सेफ क्या नहीं है, तो मैं यही कहूँगा कि कुछ भी सेफ नहीं है और सब कुछ सेफ है, बशर्ते आपका सब्जेक्ट आप अच्छा कर देते हैं। और इंटरव्यू तो भगवान भरोसे हैं, और फिर भी आप अच्छे की कोशिश करते हैं तो वो भी अच्छा हो सकता है। तो प्रयास ये कीजिए कि इन प्रश्नों में ना उलझे। और क्योंकि की अभी नहीं आएगी इसकी, क्योंकि सब्जेक्ट के पेपर होने के बाद ही संभवतः की जारी होगी। तो अब इस पेपर को सॉल्यूशन करके साइड में रख दो, और आगे अपने सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी बना दो, जिसका मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा कल, कि आगे सब्जेक्ट को कैसे ठीक करना है। स्पेशली मैं हिस्ट्री का वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से हूँ, बाकी हर सब्जेक्ट्स की अलग डिमांड रहती है। तो ये सेफ और बाकी कुछ भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि 30 नंबर वाला भी अच्छा स्कोर है, क्योंकि इसमें 40% का ऐसा कोई स्पष्ट नियम नहीं है। तो 15 नंबर करके भी ठीक है, हर कैटेगरी की अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो आप सब्जेक्ट पे पूरा काम कीजिए अब, और कोशिश करिए कि अगर कम नंबर रहे भी हैं तो उस गैप को आप फुलफिल करो आगे। और जहाँ तक आगे कम नंबर की बात है, तो कुछ भी कम है, कुछ भी अधिक नहीं है। सारा कुछ खेल आगे सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है? और इसको बहुत अच्छे से करना। और रही बात मार्किंग की, तो आप ये सब चीज़ें चेक करा के पेपर साइड में रख दो, और अपने सब्जेक्ट पे ठीक तरह से काम करना शुरू कर दोगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, ठीक है? बहुत अच्छी तरीके से पेपर आयोजित हुआ, और उम्मीद है कि इस पेपर के जैसे-जैसे आगे भी जो पेपर सब्जेक्ट के होने हैं, वो भी ठीक तरीके से संपादित होंगे, आयोजित होंगे, ठीक है? चूँकि हमने बैच लिया था इसका 3rd पेपर का, जसकरण जी, मैंने और बाबूदान जी ने। तो मैंने इतिहास और इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का पोर्शन पढ़ाया था, और 3 ही क्लासें करंट की ली थी। हम दुर्भाग्य से करंट कर नहीं पाए, क्योंकि परीक्षा आ गई थी, और फिर करंट को आपको पता है बड़ा असीमित बेशुमार मटेरियल होता है, तो हम फंसा नहीं सकते उसको इतना। और संस्कृति का पोर्शन बाबूदान जी ने पढ़ाया था, और पॉलिटी जसकरण जी ने पढ़ाई थी।
तो आज का पेपर हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। मैं आपको इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी करवा देता हूँ, बाबूदान जी आपको संस्कृति और इतिहास करवा देंगे, और जसकरण जी आपको करंट और राज्य व्यवस्था का पोर्शन करवाएंगे। ठीक है, तो इन बातों के साथ मैं शुरू करना हूँ। यहाँ प्रश्न है और सामने मैंने जो पढ़ाया था उसके कुछ प्रूफ है। प्रूफ हम इसलिए देते हैं कि कई बार बच्चों को हम कहते हैं कि भाई आपको 80% तक 90% तक सवाल मिल जाएंगे, आपको ज़्यादा किताबों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर क्या है, बच्चे भरोसा कर लेते हैं, तो फिर हमें वापस प्रूफ देना ज़रूरी होता है कि भाई हमने पढ़ाया था उसमें से चीज़ें जो है वो आपको अच्छे से मिल गई, तो ताकि हमारे को भी एक दिल हल्का हो जाता है कि भाई हमने चीज़ें बता दी। बच्चा अगर कर पाता है तो वो उसकी अच्छाई है, नहीं कर पाता तो उसकी कमज़ोरी है ना। हमारी तरफ से प्रयासों में कमी नहीं रही, स्टूडेंट की तरफ से प्रयासों में कमी नहीं रहनी चाहिए थी। तो ये वक्त शुरू करता हूँ। और रही बात एक्यूरेसी की, हमने कोशिश की है पूरी कि सही उत्तर कुंजी बनाए, फिर भी प्लस माइनस 1-2 हो सकते हैं। आप भी अपना माइनस 1-2 करके ही चलें, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो खुशी होगी, कम होंगे तो गम होगा। अच्छे से ज़्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं, मैक्सिमाइज मार्क्स बताते हैं, है ना। जैसे किसी के 30 तक हो रहे हैं तो वो ऐसे बताता है जैसे उसके 32-33 बता देता है, फिर दुखी होता है। इससे अच्छा है कि 1-2 मार्क्स है वो आप कम ही बताया करें, ताकि क्या है कि कभी ये नहीं लगे कि भाई मतलब ये बाद में पहले अधिक बता दिया, बाद में कम बता दिया, है ना। तो काफ़ी जो चीज़ें थी वो मैंने बताई। और एक और बात, कई बच्चे ये कहते हैं सर हमारे स्कोर कम है, कि हम आगे तैयारी करें कि नहीं करें। मैं तो ये कहूँगा कि अपने सब्जेक्ट पे पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो गया ना तो आपको फर्स्ट ग्रेड में काम दे देगा, नेट अगर नहीं हुआ तो उसमें काम दे देगा। क्योंकि अभी इस परीक्षा के स्टूडेंट्स को एक नेट की परीक्षा भी मिलेगी, है ना, पास करने के लिए, क्योंकि इंटरव्यू बहुत लेट होंगे इसके वैसे भी। इसलिए आप लोग सब्जेक्ट को तैयार करें बिना समय खराब किए, भले आपका स्कोर 10 नंबर है, भले आपका स्कोर 40 नंबर है। ठीक है, भरपूर मेहनत कीजिए ताकि आप उसकी कमी को पूरा कर सकें। जो स्टूडेंट के मार्क्स कम है उनको मैं कहूँगा, और जिनके अधिक है उनको भी कहूँगा भरपूर तैयारी कीजिए, ताकि इस जो मार्क्स आए आपके थर्ड पेपर में इसका यूटिलाइजेशन हो सके, अन्यथा कोई काम की अंक नहीं है। ठीक है, मैं बात को शुरू कर रहा हूँ बिना समय खराब किए। पहला प्रश्न बेसिक समझ का प्रश्न था, सीधे तौर पे कोई पढ़ाता भी नहीं है कि पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कितने जिलों में है। हालांकि मैंने बेसिन्स बताए थे 5, बेसिन्स काउंट करते हैं तो मोटा मोटे तौर पे उत्तर निकल जाता है, सीधा नहीं था, निकल जाता है। इसका आपके 14 जिलों में राजस्थान के अंदर मरुस्थल के मोस्टली सारे जिले हैं जहाँ पे पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र फैले हुए हैं। कृषि गणना हुई थी 1516 में, उसमें भूमि जोत का औसत आकार क्या था, ये मैंने टेस्ट सीरीज में प्रश्न दिया था, और 2.73 हेक्टेयर एग्जैक्टली यही हमने बताया था, और यही इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा प्रश्न था 2011-12 से 22-23 की अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र के जो कंस्टेंट प्राइस है, स्थिर मूल्य, उस पर जीवीए में कितनी वार्षिक वृद्धि हुई। एग्जैक्टली 28.50% मैंने इसमें आपको ऑलरेडी सॉरी 28.50 कहाँ, सॉरी ये वृद्धि वाला नहीं है, हाँ वृद्धि वाला, सॉरी मैंने योगदान 5.22% इसका उत्तर बैठता है, और इसमें लमसम चॉइस है आसपास, इसलिए इसका चॉइस उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो बी इसका एग्जैक्टली ऑप्शन उत्तर है इसका 5.24%। हालांकि है तो ये 5.22%, बट वही है, निकटवर्ती है तो मान लिया जाएगा, चैलेंज भी नहीं कर सकते आप इसको। रबी की मौसम की कौन सी फसलें, देखो इसमें सोयाबीन खरीफ की है, मैंने इसमें बता रखा अच्छी तरीके से, सोयाबीन और मूंगफली दोनों। ठीक है, तो ये मूंगफली गया, सोयाबीन था ये भी गया, और इसमें फिर मूंगफली आया ये भी गया, फिर उत्तर क्या बचा, सरसों, तारामीरा और अलसी। ये देखो सरसों भी लिखा है मैंने, तारामीरा भी बताया था, और अलसी भी बताया था। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या बैठ जाएगा, सी बैठ जाएगा। हालांकि टेस्ट सीरीज में भी ये प्रश्न था हमारे। उसके बाद में आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार हेतु, मतलब इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल जो सिनेरियो है इसमें सुधार के लिए थिंक टैंक के रूप में राजस्थान में एक मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार परिषद जो है वो गठित की गई है। हालांकि ये मैंने ना पढ़ाया ना मैंने अभी गूगल से चेक किया, बाकी ये मेरे कंटेंट से बाहर था। एक यही प्रश्न था जो मुझे लगता है कंटेंट से बाहर था। उसके बाद था कि 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर राजस्थान में स्थिर कीमतों पर जो सकल राज्य मूल्यवर्धन जो जीवीए जो है उसमें कृषि क्षेत्र का योगदान कितना रहने की संभावना है, तो इसका है 28.50%। एग्जैक्टली मैंने बता दिया था, तो इसका उत्तर क्या बैठेगा, बी बैठेगा। ये एक ही पीडीएफ में 2 ही कंटिन्यू प्रश्न आए हुए थे। ठीक है, आगे क्या है, जो राजस्थान के अंदर एमएसएमई पॉलिसी है
वो कब लाई गई थी? वो 17 सितंबर 2022 को लाई गई थी। ठीक है, इसका उत्तर सी। अच्छा, ये जो निशान लगे हुए हैं ना, ये किसी पेपर के बच्चे ने लगा रखे हैं ऑलरेडी, और ये पेपर चूंकि स्कैन हो रखा है तो ये मेरे नहीं है निशान, आप उसको मेरा ना समझे, है ना। तो ये था इसका सी उत्तर 2022। उसके बाद में है मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन स्वरोजगार योजना। मैंने इसको पीपीटी के सहारे पढ़ाया था, तो इसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से 4 लाइनें अंडरलाइन करके समझाई थी। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि कौन सा कथन इसमें है कि सही नहीं है। तो ऋण उन विशेष योग्यजनों को दिया जाता है जिनकी आय 5 लाख से कम है। ठीक है, लेकिन वास्तव में क्या है, जिनकी आय 2 लाख से कम है। ठीक है, उत्तर तो आपका यहीं पे ए निकल गया। फिर भी 4 ऑप्शन और देख लेते हैं। 250.14 लाख व्यय हुए, 250.14 लाख व्यय हुए, एग्जैक्टली लिखा हुआ है। 498 व्यक्ति लाभान्वित हुए, 498 व्यक्ति लाभान्वित हुए, और 5 लाख तक ऋण दिया जाएगा, 5 लाख तक ऋण दिया जाएगा। तीनों कथन दिए हुए हैं, इसमें ए उत्तर जो है वो सटीक बैठता है। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे भी है वो एग्जैक्टली लिख लिया था कि ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना। अटल भूजल योजना का उद्देश्य मैंने बताया था कि यह जो है भूजल के संरक्षण के प्रयासों को 5 वर्ष के लिए इसको लाया गया है। तो भूजल के संरक्षण स्पष्ट तौर पे यहाँ लिखा हुआ है, डी उत्तर है इसका। बाकी ऑप्शन कोई मैच कर भी नहीं रहा था। ठीक है, जहाँ तक मिड डे मील योजना के बारे में कौन सा कथन सही है, तो मिड डे मील में आपके मैंने पढ़ा रखी थी इसको कि 1ली से 5वीं तक, 6ठी से 8वीं तक, 6ठी से 8वीं तक 600 कैलोरी लिखा है इसने। कौन सा कथन सही है, अपने को सही कथन पहचानना है। तो 6ठी से 8वीं तक जो है 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन है, तो ये कथन गलत हो गया। 1ली से 8वीं डायरेक्ट कुछ है भी नहीं, डायरेक्ट जो है वो 1ली से 5वीं और फिर 6ठी से 8वीं अलग अलग पैरामीटर है। चौथा ऑप्शन है कि 1ली से 5वीं तक 450 ग्राम कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन, एग्जैक्टली लिखा हुआ है। तो इसका उत्तर क्या बैठेगा, डी बैठेगा। हमने इसको सीधा किया, बड़ा सरल सा प्रश्न था ये। स्टार्स एक विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? मैंने बहुत अच्छी तरीके से लिखा था कि स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता व प्रशासन में सुधार करना। इसमें भी यही, स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना, एज इट इज, भाषा भी चेंज नहीं थी सर्वे की, और डी इसका है वो उत्तर बैठ जाएगा। ठीक है, ये अभी मैंने यहाँ पे समझा दिया था। दिल्ली बड़ोदरा जो ग्रीन फील्ड है ना, ये 374 किलोमीटर लंबा है। ये मेरे टेस्ट सीरीज का प्रश्न था, और इसमें है वो डी उत्तर एग्जैक्टली बैठ रहा है। ठीक है, उसके बाद में था राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। ये पूरा तो नहीं पढ़ा है, सामान्य पढ़ाया था। तो इसमें क्या था कि प्रतिवर्ष 200 मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता देना केवल पढ़ने के लिए। तो इसमें क्या है, 200 मेधावी छात्र, हालांकि अब ये कितने हो चुके हैं, 500 हो चुके हैं, और बजट की घोषणा है, और ये 150 संस्थानों में। तो ये कथन तो हो गया गलत। संपूर्ण शिक्षा शुल्क और अन्य खर्च नहीं दिए जाते, इसलिए इसका न 1 होगा न ही 2 होगा। ठीक है, उसके बाद में आता है एक जिला एक उत्पाद। इसमें कौन सा कथन सत्य है? मैंने लिखा है प्रत्येक जिले से निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करना और उसको प्रोत्साहित करना, ताकि जिला उस वस्तु का निर्यातक बन सके। तो निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान करना, ताकि जिला जो है निर्यात केंद्र के रूप में परिवर्तित हो सके। तो इसका उत्तर क्या आएगा, डी उत्तर आएगा। तो ये बहुत ही सीधा सा प्रश्न था, और ये मैंने पढ़ा रखा था। ठीक है, ये हस्तशिल्प नीति का वापस आया है कि 17 सितंबर 2022 को लाई गई। 17 सितंबर 2022, 17 सितंबर 2022, हस्तशिल्प के 2 प्रश्न एक साथ आए। किसने थोड़ा सा समझ के साथ किया होता तो ये दोनों प्रश्न एक साथ सही हो जाते। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या, मैंने इसके 6 उद्देश्य बताए थे। पहला मैंने लिखा उन्नत तकनीकी उपलब्ध करवाना, तो ये भी लिखा बुनकरों को उन्नत तकनीक उपलब्ध करवाना। दूसरा मैंने लिखा वित्तीय व विपणन में सहायता, उसमें भी यही है, वित्तीय और विपणन में सहायता। तो दोनों कथन क्या है इसमें सही है। तो इसका उत्तर क्या होगा, बी उत्तर होगा। यद्यपि हमने इसको टेस्ट सीरीज में भी है वो दिया था। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 55 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाएं और 58 वर्ष से अधिक आयु पुरुष पेंशन प्राप्त करते हैं। इसमें कौन सा कथन ठीक है? अब 75 वर्ष से आयु तक 1000 रुपये प्रति माह। ठीक है, 75 वर्ष तक, और 75 वर्ष से अगर अधिक है तो 1000 रुपये से अधिक। लेकिन अब जो है, अब 1 जून से क्या मामला चल रहा है कि 75 वर्ष की आयु तक 1000 रुपये कर दिए गए। तो इस हिसाब से यह उत्तर बैठ रहा है। 1 जून के बाद उत्तर ये बैठेगा। ठीक है, ए उत्तर आ जाएगा। 1 जून से पहले का मान है तो 750 आ जाते हैं। ठीक है, 75 वर्ष तक। ये भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से बात क्लियर कर रखी थी। हालांकि सर्वे में तो यही लिखा है और बजट में ये था। हालांकि इस पे लोग चैलेंज भी कर सकते हैं आगे जाके। ठीक है, उसके बाद
राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत देशी और विदेशी फिल्मों को सब्सिडी दी जाएगी। तो मैंने बता दिया था कि इसमें 2 करोड़ तक या 15% तक अनुदान देय होगा। तो 2 करोड़ इसमें ऑप्शन पड़ा है, या कुल लागत का 15% अनुदान दिया जा सकता है। तो इसका उत्तर क्या बैठेगा? डी उत्तर बैठ जाएगा। ठीक है। हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने राजस्थान की कसीदाकारी शिल्प को जीआई टैग दिया है। ठीक है, मैंने बता दिया था कि 5 को दिया था, तो उसमें कसीदाकारी क्राफ्ट बीकानेर से रिलेटेड है। ठीक है, बड़ा सरल सा सवाल था, बी इसका उत्तर बैठ रहा है। और उसके बाद में गोल्डन ट्रायंगल मैंने ये बढ़ा दिया था कि जयपुर, दिल्ली और आगरा ट्रायंगल बना के ये है यहाँ पे। ठीक है, जयपुर, दिल्ली और आगरा, तो इसका उत्तर क्या बैठेगा? डी उत्तर बैठ जाएगा। हालांकि इसने करने वाले बच्चे ने भी काफी सही प्रश्न उत्तर लगाए हैं। उसके बाद है ज्योग्राफी का पहला सवाल कि कुंभलगढ़ बोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है, जबकि बोराट का पठार का सर्वोच्च बिंदु जरगा पर्वत है, ये नहीं है। तो ए हटा दो, है ना, ए हटते ये वैसे उत्तर निकल जाता है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली में मैंने बिल्कुल लिखवाया था, और उड़िया पठार माउंट आबू के पास में जस्ट नीचे स्थित है। तो बी और सी उत्तर इसका सही है, और उत्तर क्या बैठेगा इसका? बी बैठ जाएगा। उसके बाद में नरसिंहपुरा पहाड़ और हिंगलाज का मगरा, ये हमने कभी पढ़ा न पढ़ाया। आज मैं जब देख रहा था तो मुझे पता चला कि ये दोनों इलाके पाली के अंदर है, और ये जो है हिंगलाज का मगरा, ये 539 मीटर ऊंचा एक पहाड़ है, जो कि आपके लूनी नदी क्षेत्र का, बेसिन का क्षेत्र है। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कालिया पहाड़ और भी है, कालिया पहाड़ भी है। तो ये आज मैं किताबें चेक कर रहा था तो मुझे ये उत्तर मिला, लूनी बेसिन। मैंने नहीं पढ़ाया, ना मैंने कभी पहले पढ़ा था। हथमती, मेसवा और माजम, ये मैंने पढ़ाया था साबरमती पे, स्पेशली लिख लिया था हथमती। तो यहाँ से ये सीधा उत्तर आपके डी ऑप्शन है वो मिल रहा है यहाँ पे। ये काफी ठीक प्रश्न था। इसके बाद में आता है किन जिले समूह की औसत वार्षिक वर्षा का आरोही क्रम, ये बढ़ता हुआ क्रम था, मैंने समझाया था एग्जैक्टली। ये वैसे प्रश्न समझ के होते हैं कि बढ़ता हुआ क्रम, तो आपको पता है कि अजमेर, उदयपुर, सीकर और राजसमंद में सबसे अधिक वर्षा जो है वो उदयपुर में होगी, तय बात है। तो ये उसका उत्तर बी होगा, है ना। ये बड़ी सामान्य सा प्रश्न था। उसके बाद में आता है हाड़ौती प्रदेश में कौन सी मिट्टी, मैंने स्पष्ट तौर पे बताया था कि वर्टिसोल्स हाड़ौती के पठार में, और स्पेशली हमने इसको टेस्ट सीरीज में भी दिया था, क्योंकि वर्टिसोल्स जो है ये बेसिकली काली मिट्टी को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि कौन से खनिज है, सम्मिलित कीजिए। तो प्रश्न आराम से निकल रहा था, मैंने बताया भी था। देखो मैग्नीज का मैंने बताया था रेवासा में, तो मैग्नीज रेवासा में 4 का सी देखो 2 जगह आ रहा है। उसके बाद देखिए, तो ये मैग्नीज का हो गया। नाना कराब जो है ये है आपका टंगस्टन, तो यहाँ से ये मिल रहा था नाना कराब टंगस्टन। ए का बी, देखो ए का बी, तो मतलब ये दोनों ऑप्शन हो गए एलिमिनेट। अब आता है आगे एस्बेस्टोस। अब देखो एस्बेस्टोस जो है ये है भीलवाड़ा आसिंद, तो ये हो जाएगा आपके बी का 1, ये सी उत्तर इसका बैठ जाएगा। ठीक है, और फेल्सफार जो है, फेल्सफार हमने लिया नहीं, हो सकता है आपने पढ़ाया हुआ नहीं। तो 3 से उत्तर आराम से इसका निकल रहा था। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया पूछा है, क्योंकि ये चारों जनरली पूछते नहीं है, और खानों के नाम वैसे कोई पूछता नहीं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी था नाना कराब जो है पाली में, ये यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे भी लिखा था। तो नाना कराब और रेवासा और आसिन, ये 3 मिल जाते हैं तो फिर उत्तर इसका आराम से निकल जाता है। ठीक है, किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है, थोड़ा सा ये विवादित है। विवादित इसलिए है कि इसके बारे में एग्जैक्टली कोई उत्तर पता नहीं है। फिर भी झील, अभी बीच में रिपोर्ट आई थी कि ताल छापर के आसपास जो है वो आबादी क्षेत्र और कृषि के कारण वहाँ पे झील का मरने का काम शुरू हो गया है, और यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया, इस वजह से ताल छापर मेरे हिसाब से हो सकता है बालसमंद भी हो सकता है भोपाल सागर भी हो, बट मेरे अनुसार इसका उत्तर जो है वो ताल छापर होना चाहिए, जो सबसे अधिक संकटग्रस्त बेसिकली यही है, बजाज सागर तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आए वार्षिक प्रतिवेदन जो 22-23 में आई, उसमें नकारात्मक वृद्धि दर है वो जालोर का दर्ज किया गया। ठीक है, इसमें था कि एसटी की जनजाति सबसे कम कहाँ पे है, तो एसटी में बीकानेर और नागौर, ये दोनों मैंने बताए थे और इसमें बिल्कुल दिए हुए हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में है कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जो 1 से अधिक जिलों में स्थित है, तो 1 से अधिक मैंने बता दिया था, अजमेर,
पाली और राजसमंद, तो ये 3 जिलों में फैला हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद में देखिए आप, राजकिरण और RD 57 किस फसल की किस्म है? तो मैंने आपको जो में पढ़ाया था कि राजकिरण और RD 2508, RD 2035, ज्योति, ये सब किसकी है? जौ की है। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी उत्तर बैठेगा इसका। ठीक है, राजस्थान के किस जिले में सोने के भंडार पाए गए? तो मैंने आपको बताया था इंडो गोल्ड ने बांसवाड़ा में, जगतपुर भूकिया और आनंदपुर भूकिया, घाटोल, तिमार माता और यहाँ पे बांसवाड़ा में जो है वो मिले हैं। तो इसका उत्तर क्या बैठेगा? डी बैठेगा। लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत कौन सा है? गिरिल, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था, बाड़मेर के अंदर है, घोड़ानाल और गिरिल। तो इसका उत्तर क्या बैठेगा? डी बैठेगा। उसके बाद देखिए आप, हाँ, फिर है ये सीमेंट, है ना। सीमेंट का थोड़ा सा पेचीदा प्रश्न था और मेरे इसमें पढ़ाए हुए में से ये प्रश्न था नहीं बेसिकली। मैंने हालांकि मोडक बताया था, लेकिन मैंने मोडक कोटा के अंदर है, लेकिन ये हम नहीं बता पाए कि कौन सा किस्म है। हालांकि निम्बा हेडा जेके सीमेंट जरूर बताया था, लेकिन निम्बा हेडा जेके सीमेंट फिर 2 ऑप्शन पढ़ रहे हैं, तो वो उत्तर हो नहीं रहा था। ठीक है, तो अब आप देख लो कि डी का 1 हो रहा है, तो डी का 1 मतलब डी उत्तर आ रहा है इसका। ठीक है, तो बाकी उत्तर वैसे मिल रहा है। ये नस्लें थी, है ना, तो नस्लें बड़ी सरल आई थी। जैसे सुरती, तो सुरती भैंस की नस्ल है, मैंने आपको लिखवाई भी थी, तो सुरती हो जाएगी भैंस। ठीक है, मगरा जो नस्ल है वो है आपके भेड़ की। ठीक है, ये भेड़ की नस्ल आ जाती है। बर्बरी है बकरी की, और आपके मालवी है गोवंश की। ठीक है, मालवी गाय की है। अब इसको आप मिला लो, तो सुरती हो जाएगी भैंस, ए का डी, बी का 2, दोनों सेम पढ़ रहे हैं। सी का 3, मतलब ये उत्तर हो जाएगा। और मालवी जो है, सॉरी एक मिनट, बर्बरी बकरी 3 का है 1, और डी का 4, ये बी उत्तर है इसका। ठीक है, बड़ा सरल सा उत्तर है, वैसे आप मिला लेना इसको। बर्बरी बकरी हो गई 3 का 1। ठीक है, ये प्रश्न सरल सा था। और अब ये प्रश्न है, चंबल परियोजना मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त उपक्रम, मैंने बहुत स्पष्ट बता दिया था। और उसके बाद में ए उत्तर तो सही हो गया। फिर है गांधी सागर का निर्माण पहले चरण में हो गया था, ये भी सही बात है। और फिर आता है आपके ए और बी हो गए सही, इसमें कोई गलत बात नहीं है। फिर आता है सी, जवाहर सागर का निर्माण द्वितीय चरण में नहीं हुआ था, तो इसमें उत्तर आएगा ए और बी। ये भी थोड़ा पेचीदा था। लूनी नदी में जल प्रदूषण का कारण क्या है? वस्त्रों की रंगाई और छपाई। ठीक है, ये वैसे मैंने बता दिया था, इसमें वैसे कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं। मैंने इसमें लवणता में एक पॉइंट बताया भी था। कुछ बच्चे रसायन उद्योग में कन्फ्यूजन थे। देखो, रसायन यहाँ पे कोई केमिकल नहीं बनता है, बल्कि केमिकल वस्त्रों और की रंगाई और छपाई में यूज होता है। इस वजह से लूनी नदी जो है वो प्रदूषित हो रही है। तो आप इसको है वो ऐसे सामान्य सा लेना। ठीक है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? ठीक है, तो हमने यहाँ पे बहुत सारे कारण है वो ऑलरेडी लिख रखे हैं। नहरी सिंचाई से मरुस्थलीकरण है वो नहीं हो रहा है, बल्कि सेम समस्या वगैरह हो रही है। बाकी देखो, अतिचारण मरुस्थलीकरण का कारण है, हमने ये लिख लिया अतिचारण। भूमि उपयोग में जो है वो परिवर्तन होता है, तब भी होता है। और बालू का स्तूपों का निरंतर आगे बढ़ने से भी मरुस्थलीकरण होता है। नहरी सिंचाई इसका कारण है वो नहीं है। ठीक है, ये थे इसमें टोटल आपके प्रश्न। एक प्रश्न और रह गया, राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत अभी की थी 2023 में। ठीक, करंट से प्रश्न है ये। तो इस प्रकार से कुल प्रश्न ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से हो गए, मेरे वाले प्रश्न हो गए। तो मोटे मोटे तौर पे जहाँ तक इतिहास संस्कृति की बात है, तो हमारे 2 प्रश्न बाहर थे। एक चिश्ती की दरगाह वाला बाहर था, और एक प्रश्न था आपके कलकत्ता में जो महिला अधिवेशन हुआ था वो प्रश्न। 2 बार थे मेरे इतिहास संस्कृति से। भूगोल से 2-3 प्रश्न बाहर थे, और अर्थव्यवस्था से भी 2-3 प्रश्न बाहर थे, पॉलिटी से भी 2 प्रश्न बाहर थे। ठीक है, तो मतलब 10-15% प्रश्न जो है वो लगभग बाहर थे। बाकी 80-85% प्रश्न थे करंट। हालांकि हमने मन से पढ़ाया भी नहीं था, 2-3 ही क्लासेस ली थी, खेल की वो भी। बाकी 6 महीने का PDF दिया था हमने। ठीक है, तो हमारी तरफ से हमने पूरा प्रयास किया। उम्मीद है आपका पेपर अच्छा गया होगा। और बाकी आगे जो बातें थी मैंने वो वीडियो के स्टार्टिंग में बता दी थी, काफ़ी यूजफुल बातें, उनको गौर करना। आगे की परीक्षा के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।
हम लोग बात करते हैं कि जो हमने कंटेंट पढ़ाया था हिस्ट्री पॉइंट पे, राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था को लेकर भी बात करेंगे, साथ में कुछ करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आए उसको भी लेकर मैं बात करूंगा। वो करंट अफेयर का मुझे इसलिए दायित्व दिया गया क्योंकि मैं भी खुद ही इस परीक्षा में, जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि मैं भी खुद भी प्रतिभागी था, तो अपन इन क्वेश्चनों को लेकर बात करेंगे। और पेपर के बारे में जैसा कि सर ने बताया है कि 30 के आसपास जो भी हैं, चाहे 30 से 1-2 नंबर ऊपर हैं, चाहे 30 से कम है, वो सारे रेस में है, सारे विषयों में, चाहे वो किसी भी विषय से है, चाहे राजनीति विज्ञान का है, इतिहास का है, भूगोल का है, वो सब्जेक्ट में मेहनत करके लेकर आ सकता है। देखो अपने क्या होता है, कई बार अपनी मानसिकता कुछ सेट हो जाती है, हालांकि अपन ऑल ओवर देखें तो मात्र ये कितना 20% भी इसका रेशियो नहीं है, सही बात तो ये है। हालांकि मैंने कहा कि अगर इंटरव्यू को साथ में ले ले तो ये 20 से 25 के बीच में परसेंटेज के हिसाब से रहता है। उससे भी अगर अपन 150 नंबर का अगर सब्जेक्ट मान ले 50 का ये रहा है, तो आप समझिए कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, 25% भी नहीं हुआ है, इंटरव्यू को साथ में मिलाएंगे तो और भी कम हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि 20 से 25% आकलन, इस पर ही डिपेंड सारा कुछ नहीं करता है। अच्छा स्कोर है तो बढ़िया, अच्छी बात है, वो रैंक इंप्रूवमेंट में काम आएगा। और नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, आप सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से अगर 100% दे देंगे तो वहां आप 10 से 12 नंबर ऊपर सीधी छलांग लगा सकते हैं। तो अपन बात करते हैं पॉलिटी के क्वेश्चनों को लेकर बात करेंगे। हालांकि पेपर का ट्रेंड थोड़ा सा बदला हुआ था, बदला हुआ अपन ऐसे कह सकते हैं कि कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन की संख्या थोड़ी सी ज्यादा थी, और कंफ्यूजन जहां भी थे वहां पर ऑलमोस्ट ऐसा हो रहा है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट किया वो गलत ज्यादा जा रही है। तो ऐसा कुछ था इस तरीके से, जैसा हमें पेपर अंदर बैठ के लगा कि बहुत आसान है, वैसा वास्तव में आसान नहीं था, थोड़ा सा उसमें कठिनाई थी जरूर। कुछ काफी क्वेश्चन बहुत इजी थे, इस चक्कर में हम क्या है कि दूसरों वालों को भी ज्यादा अटेम्प्ट करने पे जोर देने लग गए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 30 के आसपास हैं, साइंस वाले 25 के आसपास हैं, तो भी अच्छे स्कोर में है। और बाकी सब्जेक्ट मेन तो मैंने कहा खेल अभी पूरा बाकी पड़ा है, उसमें आप अच्छे खिलाड़ी हैं तो अच्छे से खेल सकते हैं। अपन बात करते हैं पॉलिटी के क्वेश्चनों को लेकर। पहला एक क्वेश्चन था, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, हालांकि इसका संबंध करंट से ज्यादा था। अभी आपने करंट में देखा होगा कि पंकज मित्तल गए सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद में जॉर्ज ऑगस्टन मसीह जो हमारे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थी, उनका भी स्थानांतरण सुप्रीम कोर्ट में हुआ। तो अपने को एक तो लेना था करंट में, अगर बात करें तो ये, अगर अपन जॉर्ज ऑगस्टिन मसीह को ले ले, और के एन वांचू अपन ने पहले इसमें लिख रखा था कि के एन वांचू जो है वहां रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले आर एम लोढ़ा, के एन वांचू, जीएस वर्मा। तो अगर अपन बात करें तो इसमें न्यायाधीश की बात करें तो एक के एन वांचू अपन ने पढ़ रखा था, और दूसरा आपको ऑगस्टन मसीह करना था। तो ये विकल्प इसमें बिल्कुल राइट बैठ रहा है, पहला क्वेश्चन। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें, देखो मैंने पहले ही आपको कहा था कि जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसको आप अच्छे से पढ़ लें। हालांकि कई विद्यार्थियों ने अच्छे से पढ़ा, कल से मेरे पास में कम से कम हमारे हिस्ट्री पॉइंट परिवार के 150 से 200 विद्यार्थियों के मैसेज आए, अच्छा स्कोर है, काफी संतोषप्रद स्कोर करके आए हैं। जो विद्यार्थी मेरे से बिल्कुल काफी समय से टच में थे और नियमित रूप से पूछते रहते थे, जिन्होंने विश्वास बहुत अच्छे से किया, और कई ऐसे भी होंगे जिनसे मेरा संपर्क नहीं हो पाया और उन्होंने स्कोर भी अच्छा किया होगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि कल वाला पेपर एक ही बात कहता है कि एक ही कंटेंट को बार बार पढ़े, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि एक तथ्य की खोज में हमें खोजी पत्रकार बनने की आवश्यकता नहीं होती है। स्टूडेंट को स्टूडेंट रहना है, पत्रकार नहीं बनना है। एक तथ्य कोई जा रहा है तो जाने दीजिए, कोई बात नहीं, अपने पीछे वालों में काम देख लेते हैं। तो वही बात है, जो भी विद्यार्थी बिल्कुल फोकस करके पढ़ रहे थे उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो अब एक क्वेश्चन अपन, मैं हालांकि मैंने पहले ही कहा था कि ऑलमोस्ट आप 90% क्वेश्चन इस मेरी क्लासेस के अंदर आपको मिल जाएंगे, और ऐसा ही हुआ, अपन प्रूफ के साथ में लेके आया हूँ। बिल्कुल जो हमने पढ़ाया एक क्लास हिस्ट्री पॉइंट वो एक तरफ है, एक तरफ हमारी टेस्ट सीरीज जो चल रही थी और दूसरी तरफ क्वेश्चन है। तो इसके बाद में क्वेश्चन था, महिला राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही। आप अपन ने सीधे सीधे लिखे हैं, कांता कातोरिया, पवन सुराणा, तारा भंडारी, मीरा महर्षि, सरिता सिंह। अपन ने ये भी लिखा कि ये कार्यवाहक थी, हालांकि ये नहीं पूछा गया। लाड कुमारी जैन, सुमर शर्मा, और यहाँ लिखा रेड पेन में कि वर्तमान में रेहाना रियाज चिश्ती। और लाड कुमारी जैन, तो लाड कुमारी जैन रही हुई है, और सुमन शर्मा तो सीधा नाम लिखा है अपन ने, और पवन सुराणा लिखा है। तो नागेंद्र बाला नहीं रही है, ये पहली जिला प्रमुख है। ये अपन ने उस पंचायती राज में भी लिखा है कि पहली जिला प्रमुख जो है वो नागेंद्र बाला है।
इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक तरफ वित्त आयोग, आपको ये याद रखने थे, मैंने कहा कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष, दूसरे के, तीसरे के, चौथे के, पांचवे के और छठे के, और फिर कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ उनको 95 से शुरू करना, 5-5 वर्ष का कार्यकाल देना था। अब देखिए 5वें वित्त आयोग की लास्ट की ज्योति किरण रही, इसका मतलब इनकी अवधि 15 से 20 थी, स्पष्ट रूप से अपन ने बताया क्लास में, और यहाँ पे ये दे रखी है इन्होंने 10 से 15। तो अब 10 से 15 थी नहीं, 10 से 15 तो स्थिति किसकी थी, बीडी कल्ला की थी, तो ये गलत हो रहा है। इसके बाद में क्वेश्चन था 2023 तक विधानसभा कार्यकाल पूर्ण होने से पहले कितनी बार हुई। देखिए इसमें काफी विद्यार्थी कंफ्यूज हो गई और 3 करके आए हैं, हालांकि विधानसभा विघटन का पूछते तो बिल्कुल सही बात की 3 बार हुआ, लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि इसने कहा कि अपना कार्यकाल पूर्ण करने से पहले, और अब इसमें कई विद्यार्थी क्या है कि 5वीं विधानसभा को काउंट कर लेते हैं, जबकि ध्यान में रखें कि 1977 में जब राष्ट्रपति शासन लगाया था तब मैंने स्पष्ट रूप से लिखवाया था, ये देख लो कि 5वीं विधानसभा का कार्यकाल राष्ट्रीय आपातकाल के कारण बढ़ाया गया। अब उसने 5वीं ने अपना विधानसभा का कार्यकाल तो पूर्ण कर लिया था और उसका कार्यकाल बढ़ाया भी गया था, तो इसका मतलब वो अपने कार्यकाल से पहले विघटित नहीं हुई, इसलिए इसका उत्तर 3 नहीं होगा विद्यार्थियों, इसका उत्तर होगा 2 बार। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो रहा है। मैंने कहा कि मैंने यहां लिखवाया था कि 1977 में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाकर विधानसभा को भंग किया गया, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कार्यकाल से पहले नहीं कहा, मैंने जैसा नीचे लिखवाया वैसा का वैसा आरपीएससी ने दिया। तो कई ऐसे क्वेश्चन है, अभी टेक्निकल टीम से जब हम देख रहे थे कि कहाँ से कौन से अपने क्वेश्चन आए, उन्होंने वो भी बोल रहा था कि सर अपने तो कई पॉलिटिकल क्वेश्चन एज इट उठा लिए। मैंने कहा ऑलमोस्ट ऐसे कई क्वेश्चन आए हैं, और ये तो अब देखो पेपर बनाने वाले का था, तो मैंने कहा कि अपन ने यहाँ पे लिखा था इसका उत्तर 2 बार हो जाएगा। इसके बाद में देखिए एक क्वेश्चन था 1949 में उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम में महाराजा सवाई मानसिंह, और अपन ने यहाँ पे लिखा भी है कि 25 अगस्त को अध्यादेश, ये लिखा देखो 29 अगस्त को ये 29 अगस्त को जो उद्घाटन कार्यक्रम, और ये लिखा राज प्रमुख सवाई मानसिंह, ये अपनी टेस्ट सीरीज में भी आया है, दोनों में आया है, तो बिल्कुल ये राइट आंसर ये हो जाएगा। राजस्थान में अपन राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिनियम, अब देखो कई बार इन्होंने पूछा है स्थापना से पहले अधिनियम का पूछ लिया, हालांकि स्थापना देखिए 18 जनवरी 1999 को हो गई थी, कार्य आरंभ जो है वो मार्च 2000 में किया था, और मार्च 2000 का ऑप्शन भी एक था, तो कंफ्यूज होने वाले की बात कुछ भी नहीं थी, एक ही क्वेश्चन था जिसका आंसर मैंने कहा कि बिल्कुल सीधा आ रहा था। ये तीनों 2001 के थे, गलत बात 2000 की कर रहे हैं। इसके बाद में पंचायती राज में उद्घाटन में इन्होंने कहा कि एक जो ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन है वो त्रुटिपूर्ण सही नहीं है बोला है, और 4 सही इसलिए नहीं है क्योंकि ये 1952 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम नहीं, अपन ने स्पष्ट तौर पे लिखवाया था कि स्वतंत्रता पश्चात, ये फैक्ट देखिए कि स्वतंत्रता पश्चात 1953 में पहली बार राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज अधिनियम बनाया गया। तो पहली बार कब बना, मैं हर क्लास में कहता था कि फर्स्ट टाइम अगर पूछा जाए तो 1953 में बना, कब बना 1953, और ये अपन ने यहाँ पे लिखवाया था, ये अपन ने अपनी टेस्ट सीरीज में भी सेम दिया था। तो इस प्रकार से अगर अपन बात करें तो ये तथ्य जो है ऑप्शन बिल्कुल गलत है, 1952 का नहीं है, ये अधिनियम है 1953 का, और पहली बार 1953 में पूछा गया। इसके बाद में सचिवों की, अब सचिवों की लिस्ट हमने दी है, अगर आपने देखा है निहाल चंद गोयल। अब देखिए इसमें 2 ऑप्शनों में कंफ्यूज होता है, एक निहाल चंद गोयल है, दूसरा CS राजन है, तो RK नैयर की कोई बात है नहीं, ये रहे हुए हैं, गहलोत के समय अरुण कुमार रहे हुए हैं। CS राजन एक बार 2 दिन के लिए किसके समय में रहे हैं, गहलोत के टाइम भी रहे हैं, तो CS राजन नहीं होगा, इसका उत्तर निहाल चंद गोयल हो जाएगा, जो 2017 से लेकर 2018 तक रही है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि कोई कार्यवाहक कुछ समय के लिए अगर रहा है, तो अभी आप इसका उत्तर निहाल चंद गोयल मान ले। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट, जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को, ये क्वेश्चन लास्ट साल में पढ़ाया था और वापिस रिपीट हो गया। अपन ने पूरा जन सूचना पोर्टल को पढ़ा था, ये आरंभ कब हुआ, इसके तहत कौन कौन सी योजनाओं की जानकारी, तो बिल्कुल ये इसमें भी यही बात करता है, प्रणाली में सूचनाएं प्रदान करता है, और ये इसके तहत गठित हुआ, और ये सारी लाभार्थी की योग्यता वगैरह, योग्यता की कौन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है, ये मित्र के माध्यम से सूचना, एक ये SSO ID की आवश्यकता, अब ना तो अपन ने कहीं यहाँ SSO की मेंशन किया है, और मैंने कहा कि जरूरत भी नहीं होती है।
इसके बाद में राजस्थान राज्य में ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपन ने धाराओं को ज्यादा अच्छे से पढ़ा नहीं, तो ऐसी स्थिति में एक क्वेश्चन बाहर हो गया, तो धारा 11 इसको माना, क्योंकि धाराओं को मेरा भी ऐसा ही मानना था कि धाराएं न तो रटी जा सकती हैं, अब मानवाधिकार की करोगे, लोकायुक्त की करोगे, सूचना के अधिकार की करोगे, महिला आयोग की करोगे ना, मैंने खुद ने भी, मेरा भी गलत हुआ है, तो मैं न उम्मीद मेरे किसी विद्यार्थी से कर सकता हूं, ना मैंने ये धारा बताई थी और ना मैंने कहा इतना याद रहता है, तो ये क्वेश्चन अपना एक आउट हो गया। इसके बाद में कार्यकाल लोक सेवा आयोग के रूप में अधिक, बिल्कुल अपने स्पष्ट तौर पे लिखा कि डी.एस. तिवारी सर्वाधिक कार्यकाल वाले, और अपन यहाँ पे डी.एस. तिवारी का ऑप्शन था, तो 4 नंबर ऑप्शन एकदम राइट। इसके बाद में अगर अपन बात करें लोक सेवा गारंटी अधिनियम, अब देखिए इसमें अवधि दी है 30 दिनों की, इसमें अवधि दी है 30 दिनों की, और अपन ने स्पष्ट तौर पे लिखा यदि निर्धारित समय में उपलब्ध नहीं करवाई तो प्रथम अपील अधिकारी के विरुद्ध दूसरा अधिकारी 60 दिन में करेगा, तो इसका मतलब दोनों कथन सही है, तो ना तो मतलब 1 नंबर ऑप्शन जो है 1 और 2 दोनों सही नहीं है। देखिए अपन स्पष्ट तौर पे क्लास में लिखवाया, फिर टेस्ट सीरीज के अंदर भी अपन ने डाला था, तो कुल मिलाकर बात यही क्वेश्चन गलत हो गया। इसके बाद में छठे वित्त आयोग के बारे में अगर अपन बात करें तो छठा वित्त आयोग अपन ने लिखा प्रद्युम्न सिंह अध्यक्ष अप्रैल 1921 में, और अशोक लाहौटी लक्ष्मण सिंह, और इसने इतना की, हालांकि अपना टेस्ट सीरीज में भी आया है, और ये वही बात करता है आयोग के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह थे, बिल्कुल सही बात है, गलत बात को चुनना है, अशोक लाहौटी सदस्य थे, अशोक लाहौटी सदस्य थे। अब ये देखिए ये आर्टिकल अपन ने ऊपर लिखा है, देखो कि स्थानीय निकाय की बात करें तो आर्टिकल भाग 9 का 243 वाई और ग्रामीण में 243 आई, तो इसका मतलब बिल्कुल सही बैठ रहा है, और यहाँ पे देखिए आर्टिकल 243 है, इसका मतलब ये आर्टिकल गलत है, आर्टिकल 243 के होना चाहिए, आर्टिकल 243 वाई होना चाहिए, तो इस प्रकार से ये जो है क्वेश्चन गलत हो गया। हाँ अपन सॉरी आई और वाई होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए था, राज्य वित्त आयोग के अनुसार 243, या तो मैंने कहा आई या फिर 243 वाई, खाली 243 में नहीं है, ध्यान में रखना, तो ये कथन गलत। विधानसभा का मैंने बहुत कई बार समझाया, मुझे पता था ये विद्यार्थियों को समझ में बात नहीं आएगी, देखो अपन ने स्पष्ट लिखा कि सीट की संख्या 1971 की जनगणना के अनुसार है, परिसमन की बात करें तो 2001 की जनगणना के अनुसार, इन्होंने थोड़ी सी भाषा को बदला, मैंने यहाँ पे बहुत बार कहा था विद्यार्थियों कि सवाल यहाँ से बनेगा जरूर, और ध्यान में रखना 1971 सीट संख्या, और इसने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह दिया, ये देखिए कि ये सीट संख्या वर्तमान की संख्या 2021-11 की जनगणना, और हमने लिखा कि नहीं 2011 नहीं 1971 की जनगणना, तो इसका मतलब ये कथन बिल्कुल गलत है, परिसीमन 2001 के अनुसार है, स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ अपना सवाल है। और इसके बाद में मुख्यमंत्रियों के समय की बात करें, जिसके समय ज्यादा बार मंत्रिपरिषद बर्खास्त की गई, आज दिन तक 2 बार ऐसा हुआ है एक ही मुख्यमंत्री के काल में, अपन ने स्पष्ट तौर पे लिखा है कि तीसरे राष्ट्रपति शासन में मुख्यमंत्री भैरव सिंह, चौथे में मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत। उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसा सवाल किसी का गलत नहीं हुआ होगा, और ये बिल्कुल देखिए। इसके बाद में 91वें संविधान संशोधन के बाद में अब इसमें देखिए कथन गलत का, और अपन ने बिल्कुल स्पष्ट यहाँ लिखा है मंत्रिपरिषद का आकार 15%, न्यूनतम 12, मुख्यमंत्री सहित 91वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अपनी टेस्ट सीरीज में यही क्वेश्चन आया सेम, और सेम का सेम क्वेश्चन इन्होंने डाल दिया, और इसमें महिलाओं की संख्या का कहा कि महिलाओं की संख्या अब कहाँ है, ऐसा कोई नहीं कथन है ही नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, अभी मंत्रिपरिषद का गठन हुआ, कोई महिलाओं की संख्या 2-3 है, कहीं ज्यादा महिलाओं की संख्या 7 होना अनिवार्य नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपने सभी ने सही किया होगा, लेकिन अपन ने भी लिखा था उसी के अंदर आया। और ये तो सारे क्वेश्चन थे पॉलिटी के। अब मुझे लगता है कि 18-19 जो क्वेश्चन आए उसमें 1-2 क्वेश्चन अगर छोड़ दें तो बाकी के सारे क्वेश्चन अपने नोट्स में आराम से इजीली मिल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। गंभीरता से पढ़ने वाले विद्यार्थी जिसने विश्वास किया कंटेंट पे, वो बहुत अच्छा स्कोर किया है, और उम्मीद कर रहे हैं कि वो ही विद्यार्थी सब्जेक्ट में भी अच्छा स्कोर करेंगे। और उसके बाद में बिल्कुल हमें भी बड़ी खुशी होगी जब विद्यार्थी का ये अभी तो मैसेज आ रहे हैं कि पॉलिटी अच्छी पढ़ाई और उस वजह से हमारा पेपर बहुत बेहतर गया है, और धन्यवाद गुरुजी। और उसके बाद में उनका वही मैसेज आएगा कि पॉलिटी अच्छी पढ़ाई थी, और ऑप्शनल अगर हिस्ट्री पॉइंट पे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री गणपत जी सर कोई बात ही नहीं है, खैर अच्छी कि बुरे का सोच ही नहीं सकते हैं, तो वो तो बहुत अच्छी थी। लेकिन पॉलिटी का भी थोड़ा सा सर सहयोग रहा,
तो आपका हमारी मतलब सिलेक्शन में कहीं थोड़ा सा आपकी भी भूमिका है। धन्यवाद गुरुजी, मैसेज आएगा, मैं सभी से उम्मीद रखता हूँ। करंट के क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। करंट का मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि मैंने खुद ने एग्जाम दिया, तो उस हिसाब से अपन बता रहे हैं। एक तो रेरा का पूछा गया 2019 में। रेरा जो है अथॉरिटी का गठन है 2019 में हुआ। इसके बाद में राज्य चुनाव आयोग की बात करें तो 21 जिलों के अंदर, ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, पॉलिटी का था। 21 जिलों में पहले चुनाव करवाई, उसके बाद में दूसरे जिले। अंकेक्षण की बात करें तो 2019 में SSPAT सामाजिक अंकेक्षण उत्तरदायित्व पारदर्शिता सोसाइटी का गठन कब किया गया? 2019 में। इसके बाद में राजस्थान के शहरी गरीब कमजोर तबकों की अगर बात करें तो क्लिनिक मित्र जनता क्लिनिक, ये करंट की क्वेश्चन है। अगर आपने कोई भी पत्रिका पढ़ी है, मैं कहता हूं कि किसी से भी कोई पत्रिका लाके आपने अगर मूमल का वार्षिक अंक पढ़ लिया हो, या फिर आपने कॉस्मोस के पढ़ लिए हो, या फिर आप मैंने कहा कोई भी किताब लेके आए हैं, तो उसमें सारे से क्वेश्चन मिल रहे हैं, इजी गोइंग और आराम से ऊपरी ऊपरी क्वेश्चन। इसके बाद में स्टैंड अप इंडिया, ये भी सरकार की योजना है, हालांकि इसमें उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करता है, तो 2 नंबर ऑप्शन सही है। इसके बाद में एक क्वेश्चन था कि कुल 4 जिलों को प्रतिशत, इसमें अजमेर, धौलपुर, जैसलमेर, सिरोही, 4 नंबर ऑप्शन। निःशुल्क, इसमें तो इसको तो बहुत बार पढ़ रखा है, ये ना तो ये करंट का है, ये हर बार आता है। अपने को पता है कि 25% सीटें रिजर्व रहती है स्कूलों में राइट टू एजुकेशन में। जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था कि जैसलमेर में जो शाकाहारी डायनासोर खोजा गया, समय अवधि पूछ ली 16.7 करोड़ वर्ष पूर्व। 19वां राष्ट्रमंडल संघ भारत क्षेत्रीय सम्मेलन उदयपुर में कब हुआ? ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, नहीं अटेम्प्ट करने जैसा। 21 अगस्त 2023 को, ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन था तीसरी वंदे, पहली वंदे भारत अपन ने पढ़ी कि अजमेर से लेकर अजमेर दिल्ली, दूसरी जोधपुर साबरमती, तीसरी जो है जयपुर और उदयपुर, तो 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में कन्हैयालाल का सचिनानंद को दिया गया, इजी क्वेश्चन था। मीरा पुरस्कार रतन कुमार सामरिया को अभी हाल ही का दिया गया, इससे पहले रत्ती सक्सेना को था। पेड़ों की संरक्षण बढ़ावा देने के लिए फोटोग्राफी का अगर पूछा जाए तो राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता, 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति जो है वो 2030 तक के लिए, 4 नंबर ऑप्शन। मिस अर्थ इंडिया प्रियन सेन, बिल्कुल। इसके बाद में अगर बात करें राजस्थान का इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क थलोई में, जमुआरा में। राजस्थान पुलिस की 4 महिलाएं हैं, उसमें एक स्नेहल राठौड़ नहीं है, साक्षी थी, मुस्कान, निधि, तीनों थी। राजस्थान संस्कृत अकादमी में प्रमोद कुमार शर्मा को किस ग्रंथ के लिए दिया है? ये दिया है गोपांगा वेबन के लिए। राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी के द्वारा सूर्यमल मिशन मनमोहन सिंह यादव को दिया गया, कुदरत से कुचामन के लिए। अवनी लेखरा ने यहाँ पे स्वर्ण नहीं रजत पदक जीता था, ध्यान में रखना, कुछ पॉइंट से रह गई थी। हालांकि करंट अफेयर्स आपने जहां से पढ़ा अच्छे से पढ़ा हुआ। डिसेबिलिटी की बात करें तो जयपुर में हाल ही में विवाद रियाद में हुई, जो उसमें आप घुड़सवारी में अभी एक ही नाम चल रहा है, दिव्य कीर्ति सिंह का। राजस्थान की मनिनी कौशिक ने शिव शामरा और आशी चौकसी के साथ हांगझो एशियन खेल 2003 में 50 मीटर में ये है 1764। 2 जिलों में जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप की बात करें तो जयपुर और जोधपुर हो जाएंगे। राजस्थान में पहला ये पॉलिटी का क्वेश्चन था। हालांकि अपन ने इसमें पॉलिटी में ये अच्छे से लिखा है सारा क्वेश्चन, वैसे कोई वो बात नहीं है कि कब कब राष्ट्रपति शासन लगा। मैंने बताया था कि पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तो तीसरा जो कथन है, ये तीसरा कथन बिल्कुल गलत लग रहा है, और आर्टिकल 352 नहीं है, आर्टिकल 356 है, अपन ने अच्छे से लिख रखा है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तीसरा 1900 में हुकुम सिंह लगाने के संपूर्णानंद थे, हटाया हुकुम सिंह ने था, तो ये भी गलत हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन। कुलाधिपतियों की बात करें तो ये भी क्वेश्चन ऐसा था कि अटेम्प्ट नहीं करने जैसा था। सर्वोत्तम विश्वविद्यालय कुलाधिपति पुरस्कार जो है महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय को दिया। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं, और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से आपने किया होगा पेपर,
और अच्छे आपके अंक आ रहे होंगे। अब मैंने कहा कि जो भी आ रहे हैं वो आ रहे हैं, अब आप सब्जेक्ट पे ध्यान दें, क्योंकि सब्जेक्ट का गेम अभी 150 नंबर का पड़ा है। ये तो 50 का था, 25% का मामला था। अभी मैंने कहा कि 75% कंपटीशन का मामला पड़ा है। वहां आप बहुत उम्मीद है, मतलब वहां तो ऐसा है कि सब्जेक्ट में आप 10 से 15 नंबर की लीड ले सकते हैं। तो यहाँ 5 नंबर की लीड कोई मायने नहीं रखती है। आप अच्छे से पढ़ते रहें, मस्त रहें। जो हमारे स्टूडेंट रहे हुए हैं हिस्ट्री पॉइंट के, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि अपने जो मैटर था, अपने कंटेंट था जो, उसमें से ही लगभग आपके 85 से 90% जो है वो क्वेश्चन आए हैं। और राजस्थान कला संस्कृति में और इतिहास में हमने जो 20 क्वेश्चन जो आए हैं, लगभग 19-20 क्वेश्चन, उसमें से 1 और 2 जो क्वेश्चन है वो बाहर गए हैं। बाकी सभी क्वेश्चन जो है आपके एज इट इज़ जो है वहाँ से मिले हैं। बाकी जो टेस्ट सीरीज ली गई थी उसमें भी एज इट इज़ कई सारे सवाल आए हैं, उन सबकी हम बात करेंगे। तो राजस्थान हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन आपके राजस्थान हिस्ट्री से है। क्वेश्चन है, कछवा वंश के निम्नलिखित शासकों में से क्रमानुसार पहले से बाद तक, पहले कौन सा उसके बाद कौन सा हुआ, पहले से बाद तक जो है व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जो है हमारे नोट्स की जो है ये भी हमने साथ में लगाई है, मैंने फोटो, कि भाई हमने जो पढ़ाया था उसमें से कैसे किस प्रकार जो है क्वेश्चन आए हैं। देखिए, जगत सिंह है सबसे पहले, जगत सिंह है, उसके बाद जय सिंह है, उसके बाद राम सिंह है, और फिर माधो सिंह द्वितीय बनते हैं। तो पहले जगत सिंह है, फिर जय सिंह है। जगत सिंह जो है पहले हैं, जगत सिंह, और उसके बाद में है आपके जय सिंह, 2 नंबर पे है जय सिंह, और फिर है आपके राम सिंह, तो 3 नंबर पे है राम सिंह, और उसके बाद में है आपके माधो सिंह। मतलब आपके कौन सा हो जाएगा, 2 1 4 3, 2 1 4 3, मतलब 4 नंबर उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। सबसे पहले जो शासक थे इन चारों में से अगर बात करें तो जगत सिंह पहले हुए हैं, उसके बाद में जय सिंह हुए, जय सिंह के बाद में राम सिंह हुए, और राम सिंह के बाद में हुए आपके माधो सिंह द्वितीय। वैसे ये सभी द्वितीय थे, जय सिंह जो थे वो तृतीय थे। तो ये आपके यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। व्यवस्थित क्रम जो होगा वो 4 नंबर होगा, पहले जय सिंह, जगत सिंह, जय सिंह, राम सिंह, माधो सिंह। अगला जो है, अकबर ने प्रताप से समझौते के प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे थे, निम्न में से किसने शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया। नहीं किसने किया था, मतलब प्रताप को समझाने के लिए इनमें से कौन से व्यक्ति थे जो शिष्टमंडल के रूप में नहीं गए थे। तो यहाँ पर सर स्पष्ट लिखा हुआ है, 4 जने गए थे, जलाल खां कुची, मानसिंह कछवा, भगवंत दास और टोडरमल। और इसमें जो ऑप्शन 1 दे रखे हैं आपके अबुल फजल। तो अबुल फजल जो है वो कभी भी अकबर की तरफ से महाराणा प्रताप को समझाने के लिए शिष्टमंडल के रूप में नहीं गए थे। तो यहाँ उत्तर जो हो जाएगा आपके जो अबुल फजल हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बुलंद दरवाजे का निर्माण जो है वो किसने करवाया। अब इसका उत्तर जो है मित्रों थोड़ा सा कंफ्यूज वाला है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो मानते हैं सुल्तान महमूद खिलजी, और कुछ लोग मानते हैं गयासुद्दीन खिलजी। लेकिन जो है आपको पता है कि राजस्थान कला एवं संस्कृति से संबंधित जो पुस्तक चलती हैं, जैन और माली, हुक्मी चंद जैन और नारायण माली की जो किताब चलती है, उसकी अगर बात करें तो इन्होंने जो है ये गयासुद्दीन खिलजी को माना है। और गयासुद्दीन खिलजी वैसे लगता भी सही है, गयासुद्दीन खिलजी ने जो है बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। और बाकी जो स्रोत है वहां से जानकारी अगर मिलती है तो कुछ लोग जो है वो क्यों मानते हैं महमूद खिलजी प्रथम, लेकिन हम जो है यहाँ पर मानेंगे आपके गयासुद्दीन खिलजी। तो गयासुद्दीन खिलजी द्वारा है इसका क्या करवाया गया, निर्माण। कंफ्यूज है तो मित्रों दोनों में, थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, बागोर। बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। बागोर से लघु पाषाणोपकरण पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई है। डॉक्टर LS लेस्नी एवं पूना विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ उत्खनन कार्य संपादित किया गया। अब इसमें जो है ऑप्शन केवल 2 सही है, या 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों गलत हैं, केवल 1 सही है। तो यहाँ पर जो है आप देखिए, यहाँ पर जो गणपति सर ने यहाँ पढ़ाया था अपन को, जो हिस्ट्री पॉइंट के जो बैच में है, तो यहाँ सर ने स्पष्ट लिखा हुआ है, ये देखिए। और ये प्रश्न भी दिया था, टेस्ट सीरीज जो था, टेस्ट सीरीज नंबर ये 13 जो पेपर था उसमें आपको स्पष्ट दिया हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए जो व्याख्या की गई उसमें लिखा हुआ है, बागोर लघु पाषाण उपकरण। लघु पाषाण उपकरण बिल्कुल यहाँ पर मिले हैं। और ये देखिए लेस्निक जर्मनी के थे, और इनके द्वारा यहाँ पर जो है संयुक्त से उत्खनन कार्य किया गया। यहाँ पर भी सर ने लिखा है कि ये बागोर सभ्यता जो है किससे संबंधित है, आपके मध्य पाषाण कालीन संबंधित है।
तो यहाँ उत्तर जो हो जाएगा आपके, दोनों ही कथन जो है वो क्या है, सही है। दोनों ही कथन सही है। यहाँ लघु पाषाण उपकरण पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई है और उसका उत्खनन कार्य जो है LS लेशनी और पूना विश्वविद्यालय के सहयोग से किया गया। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा रणथंबोर के किले की घेराबंदी के समय उसका कौन सा सेनापति राव हमीर के सैनिकों द्वारा मारा गया? तो हमने जब इतिहास पढ़ा था तब मैंने ये छोटे तौर पर बताया था आपको कि ये युद्ध होता है हमीर और खिलजी। इस इधर अलाउद्दीन खिलजी की दो सेनापति होती है, उल्गू खां और नुसरत खां। नुसरत खां इसमें जो है मारा जाता है। पत्थर वर्षा होती है हमीर की तरफ से, हमीर के सैनिकों द्वारा दुर्ग से जो पत्थर वर्षा की जाती है, उस पत्थर वर्षा में पत्थर लगने से आपकी जो है ये नुसरत खां जो है वो मारा जाता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी जो है बहुत बड़ी सेना लेकर खुद जो है वो रणथंबोर का घेराव करता है। और जो टेस्ट नंबर 10 है उसमें भी अपने जो टेस्ट सीरीज थे उसमें भी क्वेश्चन आए हैं। चौथा क्वेश्चन स्पष्ट दे रखा है और वहां पर ये लिखा हुआ है कि इस अभियान में जो है नुसरत खां जो है वो मृत्यु हो जाती है, नुसरत खां मारा जाता है। तो यहाँ उत्तर आपके हो जाएगा नुसरत खां। निम्न में से कौन सी दादूपंथ की शाखा नहीं है? दादूपंथ की निम्न में से शाखा कौन सी नहीं है? वृत्त, नागा, खालसा या थांबा? तो यहाँ हमने पढ़ा था, आपको पता है जब दादू संप्रदाय मैंने आपको पढ़ाया था, जो छात्र मेरे से जुड़े हुए उनसे, तो हमने ये 5 शाखाएं पढ़ी थी, खालसा, नागा, उत्तरादेश शाखा, खाकी और वृत्त शाखा। तो इसमें थांबा नाम करके कोई शाखा नहीं है। तो यहाँ उत्तर जो होगा मित्रों वो आपकी थांबा नहीं होगा। यहाँ पर भी आपकी देखिए जो क्वेश्चन टेस्ट पेपर आपके 8 नंबर जो है उसमें से क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो उसमें व्याख्या जो दी हुई है उसमें भी 5 शाखाओं के नाम लिखे हुए हैं। इसमें थांबा नाम करके कोई शाखा नहीं हुई है। तो यह थांबा जो है वो दादू से संबंधित नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 की राजपुताना की 6 ब्रिटिश छावनियों में कौन सी सबसे शक्तिशाली छावनी थी? हालांकि शक्तिशाली कौन सी छावनी थी ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ध्यान रखना कि नसीराबाद छावनी जो है वो अंग्रेजों की सबसे शक्तिशाली छावनी थी, क्योंकि वो अजमेर में थी, अजमेर में स्थित थी। इसलिए इसके पास हम कह सकते हैं कि अस्त्र शस्त्र भी सबसे ज्यादा थे, क्योंकि अजमेर में अंग्रेजों का केंद्र था। अंग्रेजों का ही यहाँ पर जो है आपके शस्त्रागार था मैगजीन दुर्ग में। तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नसीराबाद छावनी की थी, इसलिए नसीराबाद छावनी जो है वो सबसे शक्तिशाली छावनी थी। तो ये क्वेश्चन जो है आपके उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, नसीराबाद छावनी। 1897 ईस्वी में बिजोलिया के किसानों ने जो गिरधरपुर गांव के एकत्रित हुए थे, निम्न में से किन्हें महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा? तो यहाँ देखिए, ये जब बिजोलिया आंदोलन पड़ा था तो यहाँ 2 नाम मिलते हैं, ये रहे एक नानक जी और एक ठाकरे जी पटेल। तो नानक जी और ठाकरे जी पटेल जो हैं इनको महाराणा फतेह सिंह से मिलने के लिए और किसानों की समस्याओं को सुनाने के लिए, वहां पर बताने के लिए, अवगत कराने के लिए भेजा था। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा नानकी जी पटेल और ठाकरे जी पटेल। गिरधारीपुर गांव में एक किसान थे जिनका नाम था गंगाराम जी। गंगाराम जी के पिता की मृत्यु हुई थी, तब गांव वाले यहाँ सभी एकत्रित हुए थे। तब यहाँ सब लोगों ने मिलकर ये निर्णय किया कि भाई हमारी बात जो है वो महाराणा तक पहुंचनी चाहिए। तो नानकी जी और ठाकरे जी को वहां पर भेजा था। अगला क्वेश्चन है, 1516 ईस्वी में मीरा का विवाह किसके साथ हुआ? तो मीरा का विवाह भोजराज जी के साथ हुआ। यहाँ जब संत मीराबाई हमने पढ़ा था तब मैंने लिखवाया था विवाह मेवाड़ महाराणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज जी के साथ हुआ, लेकिन विवाह के कुछ समय बाद इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो मीरा के पति का नाम जो था वो था आपके भोजराज जी, भोजराज सिंह। सुमिलित कीजिए, यहाँ पर कुछ पाबूजी से संबंधित ग्रंथ दिए गए हैं और इधर जो है इनके रचनाकार दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तो अपने जो पढ़े थे उसमें से आए हैं, लेकिन 2 जो है इसमें नए पाबूजी से संबंधित ग्रंथ दिए गए हैं। पाबूजीरा छंद, पाबूजीरा छंद हमने पढ़ा था मेहाचारण का है। तो पाबूजीरा छंद मेहाचारण, बीठू का गोत्र के चारण थे, तो मेहाजी बीठू या मेहाचारण एक ही बात है। ठीक है, दूसरा है पाबू प्रकाश, ये तो उसे पता है कि आशिया मोड़ जी के द्वारा जो है ये ग्रंथ लिखा गया। तो यहाँ पर जो है आपके ए का है तीसरा और डी का है आपके पहला। ए का तीसरा मतलब ये 2 तो है नहीं, इन दोनों में से तो आपको जाना ही नहीं है। इन दोनों में आपके हैं ए का तीसरा और डी का है चौथा, डी का पहला, ये सब में है, इसमें भी सब में है दोनों। तो ध्यान रखना इन दोनों में उलझा हुआ है। अब देखिए, बाबूजी के गीत जो है वो बांकीदास ने गाए हैं। बाबूजी की गीत संबंधी जो ग्रंथ है वो बांकीदास का है और बाबूजी के सोरठे जो है वो लिखे हैं आपके रामनाथ जी ने। तो यहाँ बी का हो जाएगा 4, मतलब 4 नंबर उत्तर जो है आपके सही हो जाएगा। बाबूजी के छंद मेहाचारण, बाबूजी के गीत बांकीदास, बाबूजी के सोरठे रामनाथ, बाबू प्रकाश आशिया मोड़ जी।
तो ये ध्यान रखना, आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ 4। इसमें से 2 छंद तो हमने पढ़े थे, 2 ग्रंथ तो पढ़े थे, लेकिन 2 जो है वो आपके अलग से आ गए। बेसर और भंवरकड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा पहने जाता है। तो ये बेसरी आभूषण, बेसर मतलब बेसरी, हमने बात भी की थी। बेसरी आभूषण ये हम जब पढ़ते हैं आपके किशनगढ़ चित्रशैली, तो बेसरी आभूषण उसकी प्रमुख विशेषता है, नाक में पहनी जाती है। महिलाओं द्वारा बेसरी और भंवरकड़ी नाक में पहनी जाती है। यहाँ हमने नाक के आभूषण जब पढ़े थे तो मैंने एक ट्रिक भी लिखी थी कि बेचो नथ चुका लोन, जिसमें बेच से हो जाएगा आपकी बेसरी और फिर अन्य में कुछ लिखा था, यहाँ लिखा था भंवर, भंवरा, भंवर जो होता है, तो भंवर कड़ी ध्यान रखना। ये दोनों ही नाक में पहने जाने वाले आभूषण हैं, हमने स्पष्ट रूप से वहां क्लास में पढ़ लिया था। चित्रकार निहाल चंद किस चित्रकला स्कूल से संबंधित है? निहाल चंद आपको पता है किशनगढ़ चित्रशैली से है। तो यहाँ हमने पढ़ा था, जब किशनगढ़ चित्रशैली पढ़ी तो इसकी निहाल चंद का 2 बार बात की थी। एक तो बनी ठनी चित्र जब पढ़ी उसके चित्रकार के रूप में, और किशनगढ़ चित्रशैली के जब सब चित्रकार लिखे तब भी हमने लिखा था मोरचंद निहाल चंद। और ये टेस्ट सीरीज में भी ऐसा कैसा जो है हमने क्वेश्चन दिया था, उसकी व्याख्या में क्वेश्चन आया है। टेस्ट 9वां और 52 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें बताया है किशनगढ़ के राठौड़ जो है समकालीन चित्रशैली में बताया गया निहाल चंद मोरदोज ने बड़ी ठनी का चित्र बनाया था। तो यहां उत्तर जाएगा किशनगढ़ चित्रशैली। नेक्स्ट है दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? तो कौन सी बोली है? ढूंढाड़। तो देखिए ढूंढाड़ी, जब भाषा और साहित्य का टॉपिक जब हमने पढ़ा था तब उसमें बताया था मैंने कि ढूंढाड़ी जब पढ़ा तो वहां लिखा स्पष्ट रूप से संत दादू का साहित्य इसी बोली में मिलता है। जब दादू संप्रदाय जब मैंने पढ़ाया था, दादू दयाल के बारे में हमने पढ़ा था, तब वहां पर भी मैंने लिखा था कि दादू का जो है साहित्य ढूंढाड़ी, झाड़शाही, जयपुरी, सिंधुकड़ी आदि बोलियों में इसका एक ही नाम है, ठीक है ना। ढूंढाड़ी को ही झाड़शाही कहते हैं, जयपुरी कहते हैं, सिंधुकड़ी कहते हैं, उसमें दादू का साहित्य जो है मिलता है। यहाँ हो जाएगा आपके कौन सा उत्तर? ढूंढाड़ी हो जाएगा। 1933 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? ये क्वेश्चन थोड़ा अलग आया, ये अपने जो है पढ़ा है उसमें से नहीं है, लेकिन इसका उत्तर जो होगा जानकी देवी। जानकी देवी बजाज जो है इसका सही उत्तर होगा, जिन्होंने 1933 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो की थी। जानकी देवी जो है बजाज, इसका उत्तर आपके सही होगा। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार घुड़ला मनाया जाता है। घुड़ला कब मनाया जाता है? तो मित्रों आपने अगर आपने तीज त्योहार मेले पढ़े हो या नृत्य पढ़े हो तो वहां हमने जिक्र किया था कि चैत्र कृष्ण आठम जो शीतलाष्टमी होती है उससे घुड़ला पर्व जो है वो प्रारंभ होता है और चैत्र शुक्ल तृतीया तक, गणगौर तक जो है घुड़ला चलता है। घुड़ला के प्रतीक स्वरूप महिला जो है वो सर पे मटका रखती है और फिर घर घर घूमती हुई उत्सव मनाती हैं, क्योंकि चैत्र कृष्ण आठम के दिन ही, चैत्र कृष्ण आठम जिसको हम शीतलाष्टमी कहते हैं, कोषाणा के युद्ध में जो है घुड़ले खां को हराया था। आपकी घुड़ले खां को किसने हराया था? सातल देव ने हराया था और उसका सर काट दिया था, लेकिन घायल होने के कारण गणगौर के दिन सातल देव की मृत्यु हो गई थी। इसलिए चैत्र कृष्ण आठम से लेकर और गणगौर तक जो है ये त्योहार मनाया जाता है। चैत्र इसमें ऑप्शन एक ही है आपकी, तो चैत्र ऑप्शन अगर आपको याद होगा तो सही उत्तर हो गया होगा आपका चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक। हमने यहाँ पर शीतलाष्टमी का जो त्योहार पढ़ा था इसमें मैंने लिखवाया था ये इस समय मारवाड़, इस दिन मारवाड़ में सातल देव की याद में घुड़ला नृत्य किया जाता है। नृत्य भी होता है घुड़ला और घुड़ला त्योहार भी होता है जो कई दिनों तक चलता है। अगला क्वेश्चन है, एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य है जो मंदिरों में प्रार्थना के समय तथा त्योहारों और धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है। देखिए सितार, सारंगी, तबला और नौबत। सितार, सारंगी और तबला इनका धार्मिक सिस्टम से कोई लेना देना नहीं, धार्मिक उत्सव से कोई लेना देना नहीं है। नौबत आपको पता है मंदिरों में बजाई जाती है, तो नौबत है। हमने जब वाद्य यंत्र पढ़ा था तब मैंने आपको लिखवाया था, ये भैंसे की खाल लगी वाद्य यंत्र होता है और प्रयोग मंदिरों में, राज दरबारों मंदिरों में प्रयोग लिया जाता है। तो ये आपकी नौबत जो है वहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके उत्तर जो है वो सही हो जाएगा, नौबत। ठीक है। राजस्थानी भाषा में मुड़िया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर जो है हमने जब राजस्थानी भाषा पढ़ी थी तो राजस्थानी भाषाओं में मैंने बताया था राजस्थानी भाषा लिपि है मुड़िया, या इसको कहा जाती है महाजनी, या इसको कहा जाता है बनियावली लिपि। तो ये सर ने जब आपकी देवनागरी लिपि या राजस्थानी लिपि पढ़ाई थी तब भी इसका मेंशन किया था, तो ये ध्यान रखना। और फिर टेस्ट सीरीज में भी जो क्वेश्चन 50 दिया था उसमें किस लिपि को महाजनी या वणिक लिपि कहा जाता है? तो मुड़िया। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा महाजनी। महाजनी लिपि जो है वो मुड़िया लिपि की एक ही नाम है इसका।
अचलदास खींचीरी वचनिका नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर मैंने जो साहित्यकार जब हमने पढ़े थे तो अन्य ग्रंथों में हमने वचनिका ग्रंथ पढ़े थे, उसमें अचलदास खींचीरी वचनिका लिखने वाले कौन थे? आपके शिवदास गाडर। गागरोन के शासक अचलदास ने जब गागरोन में केसरिया किया था तो उनकी वीरता का बखान करते हुए शिवदास गाडर ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है अचलदास खींचीरी वचनिका। शिवदास गाडर, इसका उत्तर जो है आपके सही होगा। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा 1912 में लिखा गया? तो यहाँ पर जो है ध्यान देना, हमने जब राजस्थानी भाषाओं का वर्गीकरण पढ़ा था, राजस्थानी भाषाओं का वर्गीकरण जो है एक तो एलपी तेशीतोरी के द्वारा किया गया, 2 भागों में बांटा है, पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, और द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जॉर्ज अब्राहम गिरिसन की पुस्तक है, उसमें 5 भागों में जो है इसको राजस्थानी भाषा को बांटा है। तो ये भी हमने पढ़ा था। तो ये पुस्तक देखिए, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912 में जो है किसने लिखी? जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने। जॉर्ज अब्राहम गिरिसन की ये पुस्तक है जिसमें राजस्थानी भाषाओं का जो है वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, 5 भागों में। फिर टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, 8वां पेपर है, 36वां नंबर क्वेश्चन है, उसमें ये दिया गया लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की रचना किसकी? एज इट इज क्वेश्चन आया है आपके डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गिरिसन द्वारा लिखी गई। तो ये लगभग आपके 19-20 क्वेश्चन थे, जिसमें से 1-2 क्वेश्चन जो इधर उधर है, बाकी जो अपने पढ़ा था उसी मैटर में ही आपके सभी क्वेश्चन आए।